हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल वीडियोस में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम एक दूसरे महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों रेस्पिरेशन। राइट। तो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में। रेस्पिरेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जब हमारी बॉडी सांस लेती है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन क्या करती है बच्चों, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन में हेल्प करती है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। राइट। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में, जहाँ पर कि गैसियस एक्सचेंज होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू ब्रीदिंग। राइट। और सेकेंड स्टेप देखो बच्चों, सेकेंड क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, एंड दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। राइट। तो बच्चों ये 2 हैं स्टेप्स जो कि रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये 2 मेन महत्वपूर्ण काम हैं जो कि यहाँ पर होते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं हम। यहाँ देखिए बच्चों, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। जो खाना हमने खाया, जब उसका डाइजेशन हुआ तो मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो अपनी सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, और वो सिंपलर फॉर्म होती है ग्लूकोज। राइट। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी उसका डाइजेशन हुआ था, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, तो वहाँ पर सबसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है उस खाने को, और वो सिंपलर मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है बच्चों C6H12O6। ठीक है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है, और इसमें कितने कार्बन शुगर हैं बच्चों, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको ग्लूकोज कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है C6H12O6। राइट। अब होता क्या है बच्चों, जब ये ग्लूकोज हमारे शरीर में लास्ट प्रोडक्ट के रूप में, डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में लास्ट प्रोडक्ट के रूप में बचती है, तब क्या होता है, तब बच्चों ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये पायरुविक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर जब कन्वर्जन इसका हुआ, अब उसके बाद क्या प्रोसेस होता है बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ 3 स्टेप हैं बच्चों, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 स्टेप बच्चों हम देखेंगे कि क्या होता है उस खाने के पार्टिकल्स का, उस ग्लूकोज के फूड पार्टिकल्स जो हमें लास्ट में मिला है उसका क्या होता है बच्चों, यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल भी, तब क्या होता है, ये जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं इनको ब्रेक डाउन किया जाता है एथेनॉल में। 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है एथेनॉल बच्चों, C2H5OH। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H5OH। ये फॉर्मूला होता है आपका एथेनॉल का, जिसमें कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी बहुत ही कम होती है बच्चों। दूसरा स्टेप है बच्चों, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम एक्सटेंट में जब बॉडी में ऑक्सीजन होती है, तब क्या होता है, तब ये ग्लूकोज, इसका कन्वर्जन किस में होता है बच्चों, इसका कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में। राइट। और लैक्टिक एसिड में बच्चों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो एनर्जी मिलती है ये भी बहुत कम अमाउंट में होती है, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी नहीं मिलती इसमें भी। लेकिन बच्चों थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में जब हमारी बॉडी में अच्छे से बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ एक्सेस, तब क्या होता है, तब बच्चों ये जो ग्लूकोज पार्टिकल्स हैं इनका कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर मॉलिक्यूल्स में एंड एनर्जी। और जो एनर्जी होती है बच्चों, ये बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, और ये 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स में प्राप्त होते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है हमारी बॉडी में। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आपको बताता हूँ, ये लैक्टिक एसिड और ये एथेनॉल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्यों बन रहे हैं और उसका यूज़ किया है। बच्चों आपको रेस्पिरेशन 2 तरीके से इसमें बता रखा है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो हम बात करते हैं पहले एनारोबिक की। एनारोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों केसेस में क्या होता है,
दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये तभी होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है या लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, राइट। और ये कहाँ पर होती है? अकर्स इन साइटोप्लाज्म। हमारी बॉडी में जो साइटोप्लाज्म होती है, जो साइट सेल्स में, वहाँ पर, ठीक है बच्चों। और एंड प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। देखो, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी तो हमें एथेनॉल मिला था जो कि एल्कोहल होता है, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन थी तो हमें मिला लैक्टिक एसिड, राइट। तो यही एंड प्रोडक्ट होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, जो कि लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहल मींस एथेनॉल, ये हमारे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ग्लूकोज के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, राइट। और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। तो जो एनर्जी इसमें निकल रही है ना बच्चों, दोनों केसेस में जो एनर्जी आप देख रहे हो, ये लेस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी होती है, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। 2 ATP मॉलिक्यूल्स, ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चे, और इनका यूज़ हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज़ करने में करती है, जिसका यूज़ किया जाता है सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के हैं, क्योंकि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन को मिलती है, राइट। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं अब देखो बच्चों, यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको बताया हुआ है, लेकिन बच्चों इससे पहले ना एक काम करते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लैक्टिक एसिड क्या होता है और ये क्यों बनता है। बच्चों, जब हम रनिंग करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी दर्द करना शुरू कर देती है, थकावट बहुत हो जाती है हमें, है ना। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन ये केस तभी होता है जब हम बहुत रनिंग या फिर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करके वापस आते हैं। ऐसे में बच्चों हमारी सांस फूल जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन बहुत ही कम रह जाती है। इस केस में बच्चों हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पार्ट्स में दर्द होती है। जब आप रनिंग करते हो तो आपके लेग्स में पेन होता है, जब आप हैवी वेट उठाते हो तो पता चलता है कि थोड़ी देर के बाद आपके कंधों में और आपकी मसल्स में पेन आना शुरू हो गया। वो मसल्स में पेन बच्चों इन्हीं लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है बच्चों। तो यही मेन टॉपिक था जो कि अभी रह गया था, उसको हमने अभी कवर कर लिया। अब आगे चलते हैं बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन आती है हमारी नाक के द्वारा। जो सांस हम लेते हैं वो हमारी नॉस्ट्रिल से हमारी नेसल पैसेज से होती हुई नेसल कैविटी तक जाती है, और फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया से होते हुए एंड ब्रोंकाइज तक पहुंचती है। बच्चों, जो ऑक्सीजन हमने ली वो हमारे गले से होते हुए वो ब्रोंकाइज तक पहुंचती है, और ब्रोंकाइज कहाँ पर होते हैं बच्चों? हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, उनमें वो ब्रोंकाइज होती हैं। और ब्रोंकाइज के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं इनको तो? ब्रोंकियोल्स। उन ब्रोंकियोल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंचती है, जहाँ पर ब्रोंकियोल्स का एंड पार्ट, जो एक जैसे ये ब्रोंकियोल है, उस ब्रोंकियोल का जो एंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं बच्चों एल्वेली। और एल्वेली क्या काम करता है बच्चों? जो ऑक्सीजन आपके बॉडी तक पहुंची, आपके लंग्स तक पहुंची, और लंग्स में ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक पहुंची, और ब्रोंकियोल्स के एंड का जो पोर्शन होता है वो होता है आपका एल्वेली। एल्वेली तक जब बच्चों वो ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहाँ पर ब्लड सेल्स होते हैं, वहाँ पर ये ब्लड में ये ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है, राइट। जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँचाई जाती हैं। इसमें बच्चों डायग्राम आपको शायद दिया हुआ है, यहाँ देखिए। अब ऑक्सीजन बच्चों हमारे नाक से ली गई और इस गले के द्वारा हमारे लंग्स तक वो ऑक्सीजन जाती है, और लंग्स में बच्चों ब्रोंकाइज होते हैं, ब्रोंकियोल्स होते हैं, और ब्रोंकियोल्स का एंड पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये वहाँ पर होता है बच्चों एल्वेली। और एल्वेली क्या करता है? जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उस ब्लड कैपिलरीज तक ऑक्सीजन को पहुँचाया जाता है, राइट। अब देखिए बच्चों क्या होता है। सेकेंड है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है बच्चों इन्हेलेशन, जब हम सांस लेते हैं तो उसको इन्हेलेशन कहा जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहा जाता है। इन्हेलेशन में क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग इन्हेलेशन द थ्रोटिक कैविटी लाइक चेस्ट कैविटी एक्सपेंड। जब आप सांस लेते हो बच्चों अंदर, तो आपने कभी महसूस किया होगा कि आपकी छाती फूल जाती है, क्योंकि उसमें हवा भर जाती है, उसमें ऑक्सीजन भर जाती है। एंड रिब्स, जो हमारी रिब्स होती हैं छाती की, चेस्ट की, वो लिफ्ट अप हो जाती हैं, थोड़ी ऊपर की तरफ उठ जाती हैं।
डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप, और जो डायफ्राम है आपका, जो आपका रिब्स के नीचे वाला एरिया होता है, वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, जब आपने ऑक्सीजन अंदर आपने इनटेक किया तो आपके लंग्स का साइज़, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंड एयर्स एंटर द लंग, और आपकी ऑक्सीजन एंड एयर लंग्स में पहुंच जाती है। ऐसे में जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और आपकी छाती, आपकी चेस्ट थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। लेकिन एक्सेलेशन में क्या होता है बच्चों, थ्रोटिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जो थ्रोटिक कैविटी होती है ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, थोड़ी सिकुड़ जाती है। रिब्स मूव डाउनवर्ड, जो हमारी छाती की रिब्स है, जो चेस्ट की रिब्स हैं, ये अंदर की तरफ थोड़ा डाउनवर्ड चली जाती हैं जब हम सांस छोड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है, डायफ्राम बिकम डोम शेप, और डायफ्राम जो कि रिब्स के नीचे का एरिया होता है वो थोड़ा डोम शेप में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा हल्का सा उसमें उभार टाइप से आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और जब हम सांस छोड़ते हैं ऐसे में लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है और एयर हमारे लंग्स के द्वारा शरीर से बाहर भेज दी जाती है। राइट, तो बच्चों अब इसको आगे हम पढ़ेंगे। ये देखिए, ये आप देख रहे हो बच्चों, इनहेलेशन में जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है ये बढ़ चुका है, लेकिन जो एक्सेलेशन वाली स्थिति है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो वॉल्यूम है लंग्स की वो थोड़ी कम हो गई है, और यही चीज़ अभी आपको मैंने बताई थी। ठीक है, अब बच्चों ये देखते हैं हम कि ये ब्रीदिंग और ये रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, नाक के द्वारा जब हम सांस खींचते हैं तो ऑक्सीजन आती है, और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में एल्वोली के थ्रू मिलती है। मैंने बताया था बच्चों कि जो लंग्स के जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स का एंड पार्ट जो होता है वो होता है एल्वोली, और एल्वोली से ब्लड कैपिलरीज जुड़ी होती हैं जिनमें कि ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो जब ब्लड में ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है बच्चों, फिर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल गई तो ब्लड क्या कहलाया बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है हार्ट तक, तो तब क्या होता है बच्चों, इस ऑक्सीजन ब्लड के अंदर भी एक चीज़ बता रखी है कि ये जो ब्लड होता है इसके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं और बन जाते हैं ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन HbO2। इस ब्लड को बच्चों बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, HbO2, क्योंकि Hb होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन पार्टिकल्स बाइंड हो जाते हैं तो जो ब्लड है वो तब कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों पहुंचता है आपके हार्ट में, और हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पूरे शरीर तक भेजता है, पूरी बॉडी तक उसको भेजा जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो उसके बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजन फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको डाइजेशन प्रॉपर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज़ हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया, फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन किया, एनर्जी रिलीज़ की, और उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, और ये रिलीज़ गैस दोबारा मिल जाती है ब्लड में। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के द्वारा ये हार्ट में जाती है, और हार्ट इसको पंप करके हमारे लंग्स तक भेजता है, और लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये जो ब्लड हुआ इसको कहा जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों ये लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स में एल्वोलरी सिस्टम जो होता है, जो एल्वोलर सैक होता है, जो मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकियोल्स का एंड पार्ट जो होता है वो एल्वोली होता है, और वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स में भेजी जाती है, और लंग्स के द्वारा जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है। तो बच्चों ये सिस्टम बार बार चलता रहता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होती है और आउटगोइंग हो जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और वही सिस्टम, वही प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि कैसे होता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से अगर चाहें तो उसको हम रिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी ईजी हो जाएगा समझना कि ऑक्सीजन आती है लंग्स में, लंग्स से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड
हार्ट के द्वारा शरीर के हर भाग तक, हर ऑर्गन्स तक भेजा जाता है, जहाँ पर फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ की जाती है और ये रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में मिल जाती है। इस ब्लड को बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जब दोबारा हार्ट तक जाता है तो हार्ट पंप करके इसको भेजता है लंग्स में, और लंग्स में दोबारा जो एल्वोलरी सैक होते हैं वहाँ तक ये ब्लड के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है और इस सैक के द्वारा ये दोबारा लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है और ये प्रोसेस बच्चों बार बार रिपीट होता रहता है। राइट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन बच्चों मैंने कोशिश की कि इसको ईजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा सकूँ। राइट, तो बच्चों ये आज का टॉपिक हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और बाकी का बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही मुश्किल था, और लेकिन कोशिश की गई कि इसको इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कंटेंट को समझने का प्रयास भी किया होगा और अब आप इसकी बार बार लिख कर और इन डायग्राम की आप इनकी संरचना करके, इनको आप ड्रॉ करके इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। राइट, तो बच्चों जिस प्रकार आप हमेशा से मेहनत करते आए हो मेरी वीडियोस को देख के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो कंटेंट को देख के भी आप आगे ही ऐसे मेहनत करोगे और जब भी एग्ज़ाम फेस करोगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली उनको सोल्व कर सकोगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना वैल्यूएबल और कीमती वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को आपने समझने का प्रयास किया। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।